हेलो फ्रेंड, टेक्निकल सिविल इंजीनियरिंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आर ओवर के स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के पार्ट 5 वीडियो देखेंगे, जिसमें 101 से लेकर 125 एमसीक्यू सॉल्व होंगे। दोस्तों, इसके पहले इसका पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक इस चैनल पे अपलोड किए हैं। और जो आर ओवर के कुछ टॉपिक्स जैसे आपका आरसीसी स्ट्रक्चर डिज़ाइन, आपका स्टील स्ट्रक्चर डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर के कुछ वीडियो अपलोड किए हैं, जिसका लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे कुछ का दिया हुआ है। और इन सभी का सेपरेट प्लेलिस्ट बना है, जिसे जाकर इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप इन सभी को एक्सेस कर पाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो बोल रहा है यहाँ पे, द रीजन ऑफ द क्रॉस सेक्शंस ऑफ ए कॉलम इन विच कंप्रेसिव लोड मे बी अप्लाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टेंसाइल स्ट्रेस is known as the core of the cross section in circular column. The radius of the core is। तो दोस्तों, हम इसको आपका शेप ऑफ कॉर्न भी बोलते हैं, इन इसेंट्रिक लोड, या इसको नो टेंशन जोन भी बोलते हैं। जैसे आप मान के चलिए, यहाँ पे आपका कोई सर्कुलर दिया हुआ है, यहाँ पे सर्कुलर क्रॉस सेक्शन आपका कोई कलम है यहाँ पे, और इसके बीच में इसी को क्या बोलते हैं, हमको नो टेंशन जोन। ठीक है, जहाँ पे यहाँ पे कोई टेंशन नहीं लगता है। तो द रीजन ऑफ ए क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कॉलम इन विच कंप्रेसिव लोड में बी अप्लाइड विदाउट प्रोड्यूसिंग एनी टेंसाइल स्ट्रेस। ठीक है, तो पूछ रहा है इसी का वैल्यू कितना होगा। तो इसका वैल्यू आपका होता है, इसका डायमीटर का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे d/4 हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, जितना डायमीटर आप क्रॉस सेक्शन दिया रहेगा उसके d/4 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन देखते हैं, आपका हो जाएगा 1/4 ऑफ रेडियस। ठीक है, सो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी विल बी द राइट ऑप्शन, 1/4 ऑफ रेडियस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, इन रेक्टेंगल कॉलम क्रॉस सेक्शन बी इंटू एच द कोर इज। अब इसके पहले जो कॉलम दिया था वो क्या था, उसमें आपका दिया था कि सर्कुलर दिया था क्रॉस सेक्शन, लेकिन इसमें क्या रेक्टेंगल है, मतलब आपका जो सेक्शन होगा इस टाइप का हो जाएगा। ठीक है, ये आपका जो नो टेंशन जोन आपका होगा इस टाइप का हो जाएगा। ये आपका रेक्टेंगल है, मतलब ये आपका रेक्टेंगल दिया हुआ है, तो इसमें आपका ए नो टेंशन जोन हो जाएगा। मीन्स आपका जो इसमें क्या होगा, कोई टेंशन प्रोड्यूस नहीं हो जाएगा। तो ये आपका क्रॉस सेक्शन दिया हुआ रेक्टेंगल का, मान के चलिए इसका क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ये आपका एच दिया हुआ है और ये आपका बी दिया हुआ है। जब इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका h/3 हो जाएगा। ठीक है, और इसको निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा, आपका यहाँ तक b/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन ए दिया हुआ है, रॉम्बस ऑफ डायगोनल b/3 एंड h/3, और ये आपका शेप क्या हो जाएगा, रॉम्बस हो जाएगा। सो आपका आंसर आपका हो जाएगा डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि ए कॉलम इज सेड टू बी मीडियम साइज इफ इट्स स्लेंडरनेस रेशियो इज बिटवीन। तो दोस्तों, जब मतलब एक कंडीशन होता है कि जब कब आपका लॉन्ग कॉलम होगा, कब आपका शॉर्ट कॉलम होगा, और कब आपका मीडियम कॉलम होगा। तो जो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, दिया 20 एंड 32, ऑप्शन बी 32 एंड 120, ऑप्शन सी 120 एंड 160, ऑप्शन डी 160 एंड 180। तो दोस्तों 120 से जब आपका सिलेंडरनेस रेशियो का वैल्यू 120 से मतलब ज़्यादा होगा तो आपका लॉन्ग कॉलम हो जाएगा, और 30 to 120 के बीच होगा तो आपका क्या मीडियम हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी विल बी द राइट ऑप्शन। और इसके पहले बता चुका हूँ, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है आपका, इफेक्टिव लेंथ, स्लेंडरनेस रेशियो क्या होता है, इफेक्टिव लेंथ बाई रेशियो ऑफ इफेक्टिव लेंथ टू द रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, इसके पहले बता चुका हूँ। सो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा 32 एंड 120। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, यूलर्स फार्मूला स्टेट दैट द बकलिंग लोड पी एट ए कॉलम ऑफ लेंथ एल। ठीक है, इसमें आपका यूलर फार्मूला और बकलिंग लोड पूछा है। इसके पहले मैंने बहुत सारी इसे कंडीशन बता चुके हैं, 3-4 तो कंडीशन दिया था, 3-4 कंडीशन बेस्ड भी इसमें कुछ क्वेश्चन दिया था। इसके पिछले वाले प्रीवियस वीडियो में इसका सॉल्व कराया हूँ, लेकिन इसमें भी दिया हुआ है। और बोल रहा है आपका इसमें कि इसका जो कॉलम का इन कंडीशन क्या है, बोल रहा पी फॉर ए कॉलम ऑफ लेंथ एल बोथ इंड क्या है आपका, इसमें बोल रहा है कि बोथ इंड हिंज एंड हुज लिस्ट मोमेंट इनर्शिया एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द कॉलम आर आई एंड ई रेस्पेक्टिवली इज गिवन बाय द रिलेशन। तो जानते हैं क्या होता है आपका पी स्क्वायर। तो इसमें आपका जो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा, सिर्फ एल हो जाएगा। समझ पा रहे हैं, यहाँ पे एल इफेक्टिव आपका एल हो जाएगा। सो इसलिए आपका जो आपका बकलिंग लोड क्या हो जाएगा, बकलिंग लोड P = हो जाएगा आपका पाई स्क्वायर E इंटू आई
बटा क्या हो जाएगा एल इफेक्टिव का होल स्क्वायर, तो आपका एल इफेक्टिव एल हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन, पी इक्वल टू पाई स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कॉलम ऑफ ए गिवन लेंथ, ठीक है, कॉलम ऑफ ए गिवन लेंथ क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यूज ऑफ बकलिंग लोड फॉर डिफरेंट इंड कंडीशंस, द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इज वन हुज, मतलब कोई कॉलम दिया हुआ है जिसका क्या इसका लेंथ गिवन दिया हुआ है, इसका क्रॉस सेक्शन एंड मटेरियल हैव डिफरेंट वैल्यू ऑफ ए बकलिंग लोड, ठीक है, द डिफरेंट इन कंडीशन। तो आपके बताए थे पहले जो डिफरेंट इन कंडीशन होता है, जैसे आपका कोई कॉलम का बोथ इन फिक्स होगा, बोथ इन हिंज होगा, वन फिक्स रहेगा, वन हिंज हिंज रहेगा, वन फ्री रहेगा, वन फिक्स रहेगा और सेकंड हिंज क्या फ्री रहेगा। तो पूछ रहा है यहाँ पे द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम क्या हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा। तो आप डेफिनेटली जब आप देखेंगे भी ऐसे भी, तो आप रियल लाइफ में देख सकते हैं, जब किसी कॉलम का दोनों इंड अगर फिक्स रहता है तो वो कॉलम क्या होता है आपका बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अगर इसके एल इफेक्टिव देखें तो क्या हो जाएगा 0.5 या L/2 हो जाएगा। तो अगर वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो एल आपका बाटा में है तो ऊपर जाएगा तो 4 टाइम्स हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम कौन सा हो जाएगा आपका, जब किसी कॉलम के बोथ इन फिक्स रहेंगे तो आपका स्ट्रॉन्गेस्ट कॉलम इज वन हुज बोथ बोथ द इंड आर फिक्स। सो आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे द लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग ए यूनिफॉर्म सर्कुलर सेक्शन, ठीक है, कोई लेंथ ऑफ कॉलम दिया हुआ है जिसका जो यूनिफॉर्मली सर्कुलर का सेक्शन है ऑफ ए डायमीटर 7.5 सेंटीमीटर, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर दिया हुआ एंड हुज इंड्स आर हिंज इज 5 cm, और इसमें क्या है आपका हिंज बोथ। तो दोस्तों जो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है इसमें हिंड आपका हिंड कंडीशन ये है कि क्या है बोथ हिंड हिंज है। जैसे देख लेते एक बार और क्वेश्चन को, द लेंथ ऑफ ए कॉलम हैविंग यूनिफॉर्म सर्कुलर कर सेक्शन 7.5 cm इसका डायमीटर दिया हुआ है एंड हुज एंड्स आर हिंज इज 5 मीटर, और इसका बोथ हिंज हिंज है, और जो इसका लेंथ दिया हुआ है लेंथ का वैल्यू कितना 5 मीटर है। इफ द वैल्यू ऑफ ई फॉर अ मटेरियल इज आपका 2100 टन्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर द परमिसिबल मैक्सिमम क्रिपलिंग लोड। दोस्तों जानते हैं जब अगर बोथ हिंज अगर आपका हिंज रहे तो एल इफेक्टिव क्या हो जाएगा आपका सिर्फ एल हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें जब आप क्रिपलिंग लोड निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा पी स्क्वायर ई आई बाई एल स्क्वायर हो जाएगा। तो अगर सब वैल्यू इसमें पुट करेंगे, पाई का वैल्यू दिया हुआ है, ई का वैल्यू दिया हुआ है, सिर्फ आपको क्या निकालना है इसमें एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई क्या होता है सर्कुलर क्रॉस सेक्शन का क्या हो जाएगा आपका पाई/64 इंटू डी के पावर 4। इसमें वैल्यू जब रखेंगे आपका अबाउट 155 के समथिंग आ जाएगा। ठीक है, आपका वैल्यू 1.155 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। इस वैल्यू को पुट करेंगे सभी वैल्यू को तो आपका आंसर आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा आपका 12.8. सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी विल द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है रैंकाइन गोल्डन फार्मूला अकाउंट फॉर डायरेक्ट एज वेल एज बकलिंग स्ट्रेस एंड इज एप्लीकेबल टू। पूछ रहा है इसमें जो रैंकाइन गोल्डन फार्मूला होता है वो कौन से क्रॉस सेक्शन ऑफ कॉलम में लगता है। जैसे आपका लिखा है वेरी लॉन्ग कॉलम्स, ऑप्शन बी लॉन्ग कॉलम्स, ऑप्शन सी शॉर्ट कॉलम्स, ऑप्शन डी इंटरमीडिएट कॉलम्स एंड ऑप्शन ई ऑल द अबव। तो जानते हैं इसमें जो रैंकाइन फार्मूला एक होता है सिंपली वो आपका सभी में वैलिड होता है लॉन्ग और शॉर्ट कॉलम में, लेकिन जो रैंकाइन गोल्डन जो फार्मूला दिया वो किस में होता है ओनली आपका इंटरमीडिएट के लिए क्या होता है वैलिड होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन इंटरमीडिएट कॉलम्स। और यूलर जो पढ़े थे आप क्या होता है उसमें आपका लॉन्ग कॉलम के लिए वैलिड होता है। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद जो आपका दिया हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द लेंथ ऑफ ए कॉलम विच गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड बाय यूलर्स एंड रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला इज इक्वल टू। तो दोस्तों इसमें फार्मूला दिया हुआ है, बोल रहा है कि क्वेश्चन में आपका द लेंथ ऑफ ए कॉलम विच गिव्स द सेम वैल्यू ऑफ बकलिंग लोड बाय यूलर्स एंड रैंकाइन गॉर्डन फार्मूला। ठीक है, फार्मूला इज इक्वल टू मतलब आपका यूलर और रैंकाइन कौन से फार्मूला जो वैल्यू क्या दे सेम देंगे। सो आपका आंसर आप याद कर लीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा अंडर रूट पाई स्क्वायर ई इंटू के बाई एफ ए माइनस पाई स्क्वायर ई है। सो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये आपका फार्मूला है, आपका रिमेंबर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन
बोल रहा है इसमें द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम फिक्स्ड एट बोथ इन। दोस्तों इसके पहले ही बता चुका हूँ, जो आपका इंड कंडीशन ऑफ ए कॉलम क्या होगा। इसमें बोल रहा है कि लेंथ ऑफ ए कॉलम फिक्स्ड एट बोथ इंड, जब इसके क्या होता है, कोई कॉलम होगा इसमें बोथ इंड फिक्स है इसका, तो आपका एल इफेक्टिव क्या होगा इसमें। तो दोस्तों जब बोथ इंड फिक्स रहेगा तो एल इफेक्टिव आपका हो जाएगा 0.5 टाइम इंटू एल। ठीक है, तो देखते हैं इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा। सो ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है द इक्विवेलेंट लेंथ ऑफ ए कॉलम फिक्स्ड एट वन इंड एंड फ्री एट द अदर इंड। तो दोस्तों ए आपका इस टाइप का है, वन इंड क्या है आपका फिक्स है, अदर आपका फ्री है। सो ए आपका हो जाएगा एल इफेक्टिव कितना हो जाएगा, एल इफेक्टिव होगा, एल इफेक्टिव इक्वल टू 2 टाइम्स इंटू एल, जितना एल दिया रहेगा उसके 2 टाइम्स कर देंगे तो एल इफेक्टिव हो जाएगा। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर डी विल बी द राइट ऑप्शन 2L। नेक्स्ट क्वेश्चन। द slenderness ratio of a vertical column of a square cross sections of 2.5 cm side and 300 सेंटीमीटर लेंथ इज। तो दोस्तों जानते हैं कि जो slenderness रेशियो क्या होता है, एल इक्वल टू होता है आपका एल इफेक्टिव भाई क्या होता है आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आर होता है। ठीक है, तो slenderness रेशियो ऑफ ए वर्टिकल कॉलम ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन इतना सीएम साइड एंड इतना सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इसमें आपका सिर्फ क्या इसका लेंथ दिया हुआ है और इसका आपका डायमीटर दिया हुआ है, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, आपका रेडियस ऑफ गायरेशन आर निकाल सकते हैं। जब आर निकालेंगे तो क्या होगा आपका आई इक्वल टू क्या होता है आपका आई इक्वल टू ए होता है। जब इसको निकालेंगे आपका आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन रेक्टेंगल्स क्रॉस सेक्शन में क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा 2.5 के पावर 4/12। ठीक है, और होल का रेशियो कितना हो जाएगा 2.5, इसका एरिया स्क्वायर जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 0.72 समथिंग आएगा। ठीक है, 0.72 आ जाएगा। अगर 72 को आप जब आप लेमडा निकालेंगे तो क्या करेंगे 300 को आप 0.72 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 416। सो आपका आंसर कितना हो जाएगा, आंसर आपका डी विल बी द राइट ऑप्शन 416। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द स्लेंडरनेस रेशियो ऑफ वर्टिकल कॉलम ऑफ ए स्क्वायर क्रॉस सेक्शन ऑफ 10 सेंटीमीटर साइड एंड आपका 500 सेंटीमीटर लॉन्ग इज। तो दोस्तों इसके जो पहले वाले क्वेश्चन देखे सेम क्वेश्चन क्या है, ये भी है लेकिन इसमें वैल्यू थोड़ा अलग दिया हुआ है। इसमें भी क्या है आपका, इसमें भी आपका लैम्डा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो आपका आंसर, तो दोस्तों जब इसका वैल्यू आप फाइंड करेंगे, जब इसका वैल्यू सब वैल्यू को पुट कर निकालेंगे सेम जो इसके पहले वाले बताए थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल कर उसके बाद इसका एरिया से निकाल कर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने के बाद जो इसका इफेक्टिव लेंथ है उसमें जब डिवाइड करेंगे तो आपका लेमडा का वैल्यू आ जाएगा। तो आपका वैल्यू आ जाएगा 173.2। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द रेंज विद इन which a load column is applied on a rectangular column to avoid any tensile stress is। तो दोस्तों पूछ रहा है यहाँ पे द रेंज विद इन विच ए लोड कैन बी अप्लाइड ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉलम टू अवॉइड एनी टेंसाइल स्ट्रेस। तो ये आपका आंसर दिया है, ऑप्शन ए 1/2 ऑफ द बेस, ऑप्शन बी 1/5 ऑफ द बेस, ऑप्शन सी 1/4 ऑफ द बेस, ऑप्शन डी 1/5 ऑफ द बेस, ऑप्शन ई 1/6 ऑफ द बेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रोइड। तो दोस्तों आपका जो 1/5 ऑफ द बेस जो रेंज इसको लेंगे तो क्या हो जाएगा, वहाँ पर लोड कैन बी अप्लाइड ऑन ए रेक्टेंगुलर कॉलम टू अवॉइड एनी टेंसाइल स्ट्रेस। मतलब 1/5 ऑफ बेस लेंगे किसी भी कॉलम के तो क्या करेंगे अवॉइड एनी टेंसाइल स्ट्रेस। तो वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जो टेंसाइल फोर्स है उसको स्ट्रेस है उसको अवॉइड कर सकते हैं 1/5 ऑफ द बेस। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर कीपिंग द स्ट्रेस wholly compressive, the load may be applied on a circular column anywhere within a concentric circular diameter। इसमें भी वही है जो इसके पहले बताए थे क्वेश्चन में, हम क्या बताए थे इसमें, मतलब नो टेंशन जोन पूछ रहा है। ठीक है, शेप ऑफ कॉर्न जिसे बोलते हैं सेंट्रिक लोड, तो वो क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसका डायग्राम भी बताए थे, ये आपका सर्कुलर कॉलम है, यहीं पे आपका क्या हो जाएगा फॉर कीपिंग स्ट्रेस होली कंप्रेसिव द लोड में भी, जब इस कोई कंप्रेसिव लोड इस पर टोटली अप्लाइड कर रहे हैं, लोड अप्लाइड तो सर्कुलर कॉलम एनी वेयर विद इन ए कंसेंट्रिक सर्कुलर डायमीटर। तो क्या हो जाएगा आपका डायमीटर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे dy4 हो जाएगा। ठीक है, सो आपका आंसर सी विल बी द राइट ऑप्शन dy4। नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर ए सर्टेन
to ascertain the maximum permissible eccentricity of load on a circular column, the rule generally followed is। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको माइंड कीजिएगा, इसमें इसको रिमेम्बर कर लीजिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल फोर्थ रूल ऑफ ए कलम। मिडिल फोर्थ रूल मेथड अप्लाई करके टू द मैक्सिमम परमिसिबल एसेंट्रिसिटी लोड ऑन ए सर्कुलर कलम क्या करते हैं हम, वो फाइंड करते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन, मिडिल फोर्थ रूल ऑफ ए कलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए शॉर्ट मेसनरी पिलर इज 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इन क्रॉस सेक्शन। द कोर ऑफ द पिलर इज ए स्क्वायर हुज साइड इज। तो दोस्तों देखिए ये भी थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें पूछ रहा है कि द कोर ऑफ द पिलर इज ए स्क्वायर हुज साइड इज। तो मतलब ये भी आपका क्या है, नो टेंशन कंडीशन है, इसमें कोई शॉर्ट कॉलम दिया हुआ है जो आपका क्या है, ये आपका पूछ रहा है जो स्क्वायर कॉलम दिया हुआ है यहाँ पे, और इसका साइड कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, और ये भी आपका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, ये भी 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यही पूछ रहा है आपका कि ये आपका जो स्क्वायर है यहाँ पे, ये आपका साइड पूछ रहा है, यही आपका साइड पूछ रहा है कि इसका साइड का वैल्यू क्या हो जाएगा। ठीक है, कोर ऑफ द पिलर इज स्क्वायर्ड हुज, मतलब यही इसी को कोर बोलते हैं हम। ठीक है, जहाँ पर नो टेंशन जोन होता है, तो इसके साइड पूछ रहा है, इसका साइड क्या होगा। तो देखिए हम इसके साइड को क्या कर सकते हैं, हम जो इक्वल ट्रेंगल हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हम निकल जाएगा, तो हम क्या कर सकते हैं, ये हाइपोटेनस लेकर हम इसको बेस इंटू परपेंडिकुलर स्क्वायर जो फार्मूला होता है पाइथागोरस का, वहाँ पर लगाकर हम इसका हाइपोटेनस निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं हम एक सेपरेट डायग्राम में। तो ये आपका ए वैल्यू निकालना है मुझे। तो जब इसका अगर हम लोग देखते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, ये जो आपका वैल्यू होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो वैल्यू दिया रहता है वो किसका होता है, यहाँ से लेकर आपका जो कोर का वैल्यू होता है आपका d/3 होता है। तो d इसका मतलब इसका साइड दिया हुआ है, आप कितना 60 दिया हुआ है। जब आप इसके हाफ लेंगे, इसके हाफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, जब इस वैल्यू को लेंगे तो d/6 हो जाएगा। ठीक है, मतलब स्पेस नहीं है, d/6 हो जाएगा, a/d/6 हो जाएगा। जब टोटल इसका 60 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए भी आपका d/6 हो जाएगा। ठीक है, ए भी d/6 हो जाएगा। तो आप जब निकालेंगे इसका वैल्यू 60 में अगर 60 में अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, जब आप डिवाइड करेंगे आप जो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आपका कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और इसका वैल्यू 10 हो जाएगा। तो इसे आप साइड यहाँ पे क्या करते हैं, इजीली कैलकुलेट कर लेंगे। जब साइड निकालेंगे आपका वैल्यू, तो 10 स्क्वायर अंडर रूट प्लस क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर। जब इसका कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आपका आ जाएगा बी विल बी द राइट ऑप्शन। सो आपका बी विल बी द राइट ऑप्शन कितना हो जाएगा 14.14 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ग्रेटेस्ट इसेंट्रिसिटी विच ए लोड W कैन हैव विदाउट प्रोड्यूसिंग टेंशन ऑन द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए शॉर्ट कॉलम ऑफ एक्सटर्नल डायमीटर D एंड इंटरनल डायमीटर D। मतलब इसमें ग्रेटेस्ट क्या आपका इसेंट्रिसिटी पूछ रहा है। ठीक है, विच लोड W दिया हुआ है, और इसमें दोस्तों जो इंटरनल डायमीटर और एक्सटर्नल डायमीटर दिया हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, सिर्फ इसके फार्मूला को आप माइंड कीजिएगा। ठीक है, रिमेंबर कर लीजिएगा इसको। तो देखते हैं ऑप्शन ए दिया है 4/4W/π d² के कैपिटल D² माइनस स्मॉल d² पाई इंटू कैपिटल D² माइनस स्मॉल d²/32D। उसके बाद ऑप्शन सी दिया हुआ है D² कैपिटल D² प्लस स्मॉल d²/8D। ऑप्शन डी D² माइनस D² कैपिटल 8 इंटू कैपिटल D, और ऑप्शन ई कैपिटल D प्लस D/8 इंटू कैपिटल D। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द सेक्शन मॉडुलस ऑफ ए रेक्टेंगुलर लाइट बीम 25 मीटर लॉन्ग। ठीक है, कोई आपका रेक्टेंगुलर आपका लाइट बीम है, जिसमें क्या है आपका लेंथ इसका दिया हुआ है लाइट बीम 25 मीटर लॉन्ग, एल मतलब कितना दिया 25 मीटर दिया हुआ है। उसमें लॉन्ग द सेक्शन मॉडुलस कितना दिया हुआ है, जेड दिया हुआ है, इसका वैल्यू कितना 12.5 दिया हुआ है। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर आपका मीटर लॉन्ग इतना। द बीम इज सिंपली सपोर्टेड इट्स एंड एंड कैरीज ए लॉन्गिट्यूडल एक्सियल टेंसाइल लोड ऑफ 10 टन्स इन एडिशन टू, मतलब दो ठो लोड दिया हुआ है, एक आपका 10 क्या है लॉन्गिट्यूडनली आपका एक्ट कर रहा है, और एक एडिशन जो कंसंट्रेटेड लोड है कितना है पॉइंट लोड 4 टन दिया हुआ है एट द सेंटर। ठीक है, तो बोल रहा है कि द मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बॉटम मस्ट फाइबर
एट द मिडिल स्पान ऑफ द सेक्शन। तो दोस्तों क्या कहते हैं इसका, हम लोग जानते हैं यहाँ पे जो सिग्मा क्या होता है, वाई होता है, इक्वल टू एम बाई क्या होता है, आई होता है। जब इधर आई को बोलेंगे, इसके सेंटर से बोल रहा है, इसके सेंटर पर निकालने के लिए, तो से द सेंटर ऑफ द मैक्सिमम टेंसाइल। तो क्या करेंगे, इस आई को हम लोग जब इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जेड इक्वल टू होता है आपका सेक्शन मॉडुलस क्या हो जाएगा आपका, जब सेक्शन मॉडुलस निकालेंगे आप आई इक्वल टू वाई हो जाएगा। जब इस वैल्यू इसको पुट करेंगे, यहाँ पे सबका वैल्यू दिया, डायरेक्ट आपको सेक्शन मॉडुलस का दिया हुआ है, तो यहाँ पे एम इक्वल टू जेड हो जाएगा। समझ पा रहे हैं यहाँ पे। तो आप सिर्फ मोमेंट ऑफ बेंडिंग मोमेंट निकाल लेंगे और इसमें वैल्यू सेक्शन मॉडुलस का दिया हुआ है, तो आपका बेंडिंग स्ट्रेस, सॉरी आपका स्ट्रेस मैक्सिमम क्या बोल रहा है, मैक्सिमम स्ट्रेस इन द बॉटम मोस्ट फाइबर एट द मिड स्पान निकल जाएगा। ठीक है, तो जब निकालेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगा 26.67 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टेंसाइल फोर्स। ठीक है दोस्तों, थोड़ा लेंदी है, बस इसके वैल्यू आप निकालेंगे, बेंडिंग मोमेंट और पुट करेंगे तो इसका सॉल्व हो जाएगा। सो आपका सी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्ट ऑफ आर्चिंग ए बीम इज। दोस्तों पूछ रहा है द इफेक्ट ऑफ आर्चिंग ए बीम इज, ऑप्शन ए टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट, ऑप्शन बी टू इंक्रीज द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट, ऑप्शन सी नथिंग ऑन द बेंडिंग थ्रू आउट, ऑप्शन डी ऑल द। पूछ रहा है द इफेक्ट ऑफ आर्चिंग, मतलब जब कोई भी आर्क देते हैं बीम में तो उसका क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, आप देखे होंगे बहुत सारे बिल्डिंग बने होते हैं तो उसमें हम लोग आर्च एक डिजाइन देते हैं, तो एक बीम में जब आर्च देते हैं तो इसका इफेक्ट होता है, क्या करता है, टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट। मतलब क्यों होता है कि जब हम लोग किसी भी बीम का हम लोग जब डायग्राम देखते हैं तो आपको देखेंगे एक आर्क में आता है। ठीक है, मतलब एक आपका क्यूबिकल होगा या पैराबोलिक होगा, मतलब आर्क शेप में आता है। सो वही क्या करता है आपका, टू रिड्यूस द बेंडिंग मोमेंट थ्रू आउट। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ए थ्री हिंज आर्क इज सेड टू बी। बोल रहा है ए थ्री हिंज मतलब टू हिंज आर्क होता है, एक थ्री हिंज आर्क होता है, तो वही बोल रहा है थ्री हिंज आर्क इज सेड टू बी। ऑप्शन ए स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ऑप्शन बी स्टैटिकली इनडिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर, ऑप्शन सी ए बेंट बीम, ऑप्शन सी नन ऑफ दिस। तो जो थ्री इंच आर्क होता है वो क्या होता है, स्टैटिकली डिटर्मिनेंट स्ट्रक्चर होता है। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, यहीं पर आपका अगर टू इंच रहेगा तो क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट हो जाएगा। सो ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए थ्री इंच आर्क द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो। बोल रहा है कि थ्री इंच आर्क है तो बताइए वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट किस पॉइंट पे जीरो होगा। आप जानते हैं 3 पॉइंट होता है वहाँ पे। ठीक है, थ्री इंच आर्क द बेंडिंग मोमेंट विल बी जीरो, तो कहाँ पे वहाँ पे बेंडिंग। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए एट राइट हिंज ओनली, ऑप्शन बी एट लेफ्ट हिंज ओनली, ऑप्शन सी एट बोथ राइट एंड लेफ्ट हिंज, ऑप्शन डी एट ऑल द थ्री हिंज। तो जब थ्री इंच आर्क देखेंगे तो उसमें तीन टू एट थ्री पॉइंट पे क्या होता है, हिंज होता है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ हिंज रहेगा वहाँ पे बेंडिंग मोमेंट जीरो हो जाएगा ऑब्वियसली। सो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, एट ऑल द थ्री हिंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है इन ए थ्री हिंज आर्क द थर्ड हिंज इज जनरली केप्ट। अब तीन टू हिंज रहता है तो बोल रहा है जो थर्ड हिंज होता है वो जनरली हम लोग कहाँ रखते हैं। ठीक है, प्राय उसको कहाँ रखते हैं, तो ऑप्शन दिया क्राउन ऑफ द आर्क, ऑप्शन बी दिया मिड पॉइंट ऑफ द क्राउन एंड लेफ्ट सपोर्ट हिंज, ऑप्शन सी मिड पॉइंट ऑफ द क्राउन एंड राइट सपोर्ट हिंज, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सिंपल आंसर हो जाएगा क्राउन ऑफ द अर्क। ठीक है, जनरली वहाँ पर जो थर्ड हिंज होता है उसको हम लोग वहाँ पे रखते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है ए थ्री हिंज आर्क इज लोडेड विथ एन आइसोलेटेड load 1000 kg at horizontal distance of 2.5 meter from the ground, 1 meter above the level of the hinges at the support 10 meter apart the horizontal thrust। मतलब आपका एक कंसेंट्रेटेड लोड अप्लाइड है, कितना है, आपका 1000 kg दिया हुआ है। ठीक है, तो और इसका स्पान कितना दिया, 10 मीटर दिया हुआ, तो पूछ रहा है यहाँ पे हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट क्या हो जाएगा, तो एक फार्मूला होता है इसका W इंटू एल बाई 8 हो जाएगा। इसमें अगर वैल्यू पुट करेंगे, W का दिया है आपका 1000 दिया हुआ है, इंटू एल आपका कितना दिया, 10 दिया हुआ है, और आपका कितना दिया हुआ है, जो बाई 8 हो जाता है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, ऑप्शन ए 1000
250, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ ए 3-hinge parabolic arc carries a uniformly distributed load on its entire span, every section of the arc resists। इसमें बोल रहा है यहाँ पे कि आपका, इसमें बोल रहा है कि कोई 3-hinge आर्क है उसमें, ठीक है, पैराबोलिक आर्क कैरीज ए यूनिफॉर्मली, उस पर क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है ऑन इट्स ऑन इंटायर स्पान, मतलब कोई पैराबोलिक आर्क है, ठीक है, 3-hinge आर्क है, उस पर पूरे जो आर्क पे क्या है वहाँ पे यूनिफॉर्मली लोड डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सेक्शन ऑफ द आर्क रजिस्ट, तो क्या होगा जो सेक्शन वो किस टाइप का रजिस्ट, आपका टेंसाइल होगा या आपका कंप्रेसिव फोर्स होगा या शियर फोर्स होगा या बेंडिंग मोमेंट होगा। तो दोस्तों क्या होगा, आपका कंप्रेसिव फोर्स हो जाएगा। सो आपका आंसर ए विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है द राइज ऑफ ए पैराबोलिक आर्क एट क्वार्टर पॉइंट इज इक्वल टू, बोल रहा है कि द राइज ऑफ ए पैराबोलिक आर्क, दोस्तों जब आर्क और आपका पैराबोलिक आर्क और सर्कुलर आर्क देखेंगे आप, अगर थ्योरी पढ़े होंगे, तो बोल रहा है कि द राइज मतलब कोई आर्क होता है, ठीक है, तो राइज यही आपका राइज होता है, तो पूछ रहा है वो कितना होता है, ठीक है, किसमें द राइज ऑफ है, द राइज ऑफ अ पैराबोलिक आर्क एट क्वार्टर पॉइंट, ठीक है, क्वार्टर पॉइंट पर जब कोई लोड होता है, या सॉरी जो सिर्फ क्वार्टर पॉइंट पर पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा आपका, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट ऑप्शन। क्या हो जाएगा, 3/4 टाइम्स द राइज ऑफ द क्राउन, ठीक है, जो क्राउन पर राइज होता है, मतलब क्राउन आपका समझ लीजिए यही हो जाएगा। ठीक है, जो इसके सेंटर पर तो क्राउन होता है, इसके क्वार्टर पर पूछना है, तो इसका राइज यहाँ पर कितना हो जाएगा, समझ पा रहे हैं, यहाँ पे हिंज है यहाँ पे, तो इसके क्वार्टर पे इसका राइज कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्राउन का हाइट हुआ, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ पे आपका क्वार्टर पे पूछ रहा है, इसका राइज कितना हो जाएगा, 3/4 टाइम्स द राइज ऑफ द क्राउन, मतलब ऑब्वियसली जो यहाँ पे वैल्यू होगा क्या हो जाएगा, जो क्राउन के जो राइज से क्या हो जाएगा, स्मॉलर हो जाएगा। आप देख रहे हैं 3/4 क्या होता है, 0.75 होता है समथिंग, तो मीन्स आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द राइट ऑप्शन, 3/4 टाइम्स द राइज ऑफ द क्राउन। तो दोस्तों इस तरह से इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था, फिर आपसे हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, इसका पार्ट 6 से लेकर आएंगे, जिसमें आपका 26 to 150 MCQ सॉल्व होगा। दोस्तों वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, इसे कमेंट और शेयर कीजिए। तो चलिए फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।